अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता एक बार फिर जल रहा है। अमेरिका ईरान पर और ईरान अमेरिका के अहदाफ जो हैं, जो बाज़ अरब ममालिक के अंदर हैं, उन पर आग बरसा रहा है। दोनों एक दूसरे के अहदाफ पर निशाने लगा रहे हैं और दोनों ममालिक जो है वो दावे कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के। अब ये इसको मैं बर्बादी कह लूँ, किश्ते खून मेरा कहने का दिल चाह रहा था लेकिन नहीं कहा, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ अभी कैजुअल्टीज़ उस तरह नहीं है। लेकिन बहरहाल जंग तो जारी है, जो इस वक्त शुरू हो चुका है। ये इसका खेल माज़रत चाहूँगा वो जारी है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस पर पानी डाल सके, लेकिन जो सिचुएशन है वो बाहर तौर अभी फ़िलहाल काबू में आती नज़र नहीं आ रही, बल्कि एस्केलेट होती नज़र आ रही है। फील्ड मार्शल इस वक्त जो हैं वो तुर्किया के दौरे पर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतर के दौरे पे हैं। नवाज शरीफ भी उनके साथ हैं, नायब वज़ीर आज़म भी उनके साथ हैं, जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो भी उनके साथ, अगरचे कि वो वहाँ शेख हमद बिन खलीफा अल सानी जो हैं, जो साबिक अमीर थे, जो मौजूदा अमीर के वालिद थे, उनकी वफ़ात के सिलसिले में वहाँ गए, उनकी नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने अमीर कतर से भी मुलाकात की। तो यकीनन जब अमीर कतर से मुलाकात हुई होगी तो कुछ मशरक़ वस्ता जो इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उस पर बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर तौर वो एक जिस तरह बहुत से लोग जो है उसे कहते हैं कि ये तीसरी जंग अज़ीम जो है उसकी शुरुआत का शाखसाना भी हो सकती है ये जंग, अगर ये जंग कंट्रोल ना की गई। पाकिस्तान बहरहाल स्वार्थी कोशिशें कर रहा है, सऊदी अरब की मदद से, तुर्किया की मदद से और इसके अलावा जो है कतर की मदद से। लेकिन ये स्वार्थी हल जो निकलते निकलते अचानक जो है एक बार फिर न सिर्फ इस्लामाबाद की मुफाहमती यादाश्त ख़त्म करने की दावा कर लिया गया अमरीकी सदर की तरफ से, बल्कि उन्होंने तो अपने कत्ल की बातें भी की कि मेरी कत्ल की साजिश थी। अगरचे कि कहा यह जा रहा है बैन अवी मीडिया में कि ये इसराइल ने उनको ये इंटेलिजेंस फ्राहम की कि जो कतर ने तोहफे में दिया हुआ जो जहाज़ है उसके उसके अंदर आप असैसिनेट हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने त्यारा भी बदल लिया जब वो तुर्की आ रहे थे नेटो समिट के मौके पर। तो उस वक्त से ये हालात तेज़ी से ख़राब होना शुरू हुए और होते होते दोबारा से एक दूसरे पर अमेरिका और ईरान हमलावर है। अज़रबैजान के सदर इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही दुनिया का वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इन दोनों के दरमियान सालसी करा सकता है। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल एक साइड पर है जो इस वक्त मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि अमरीकी सदर ने अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि उनका कहना ये है कि वो अपनाए हुर्मस पर 20% टैक्स लेंगे उन ममालिक से जो ईरान के साथ तेल की तिजारत करते हैं, बाकी सबको माफ़ होगा। यकीनन चीन जो है वो सबसे ज़्यादा तेल ईरान से लेता है अपनी टोटल दरामद का। तो क्या ये चीन को कर्टेल करने की कोशिश है? और इसी तरह से जो सिक्योरिटी है, अब अगरचे के आग और जिसे कह ले बरसा रहे हैं ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर, लेकिन क्या ये इस तरह से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या जंग जीती जा सकती है? अमेरिका ये जंग जीत सकता है, ईरान को हरा सकता है? ईरान तो यकीनन जंग नहीं चाहता, लेकिन कुछ अग्रेशन ईरान की तरफ से भी बड़े सख्त बयान आए। मुश्तबा खामनाई की तरफ से बयान सामने आया कि खून का बदला लिया जाएगा, जो उनके वालिद थे रहबर आला जो थे जो शहीद हुए। अब मामला ये है कि ये किस तरफ जाएगा ये सारा मामला। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दिफाई तजनिया निगार हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरफान फ़ानी माहिर आलमी अमूर हैं। खालिद फारूकी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो अब इस वक्त नई लहर शुरू हुई है, अमेरिका कहता है कि हमने 100 से ज़ायद अहदाफ जो है वो तबाह कर दिए, ईरान जो है वो यमन, कुवैत और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उर्दन, उनके ऊपर हमलावर है, वहाँ अमरीकी जो मुफादात हैं उनको निशाना बना रहा है। ये जो सिचुएशन अब नए सिरे से अब ये एस्केलेट हुई है, क्या पहला तो सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिका को फ़ायदा उठा सकता है, अमेरिका को कोई फ़ायदा मिलेगा इससे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस जलती के ऊपर जो है वो पानी डालने में कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले ही, मैं 100% श्योर कि पाकिस्तान ने पहले से ही कोशिश शुरू कर दी होगी। और आर फील्ड मार्शल इज वेरी एक्टिव। इस तरीके से उन्होंने पहले आउट ऑफ द वे डायरेक्ट कम्युनिकेशन दे प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से, ईरानी लीडरशिप से बात की और उनको एक मतलब बड़ी मुश्किल हालात में जो दुनिया नहीं करा सकी वो उन्होंने करवा दिया। और आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव ऑलरेडी टॉक टू प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस से और ईरानी लीडरशिप से। और तुर्की गए हैं, पहले कतर गए हैं, उसके बाद वहाँ से वो तुर्की चले गए हैं। दिस वुड बी वेरी गुड कि वहाँ पर जाके
प्रेसिडेंट से वो बात करेंगे अर्दवान से, और उनसे भी, क्योंकि उन्होंने भी पहले काफ़ी इसमें हिस्सा लिया है, उनको अपने डिस्कस भी करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और काफ़ी हद तक उनसे रहनुमाई भी लेंगे। और आई एम श्योर कि ये लड़ाई इंशाल्लाह इसको दोबारा सीट पर कायम रहेगी। बट द इशू इज कि दोनों साइड को सोचना चाहिए कि दुनिया पूरी लड़ाई नहीं चाहती, पूरी दुनिया, इट इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड जो लड़ाई चाहती है, एंड दैट इज इजराइल। इजराइल इज स्पॉइलर। इजराइल चाहता है कि ईरान को अमेरिका टोटल मिलिटरीली 0/0 कर, ताकि वो जब फाइनली अपने ये जो है उसका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है, तो पीछे से उसको ईरान का कोई थ्रेट ना होना, उसकी प्रॉक्सी। ब्रिगेडियर साहब, जो रिसेंट जो हमारे सामने विजुअल्स आए हैं, जो नमाज जनाजा या फिर उनकी फ्यूनरल प्रोसेस जो सारा मुख्तलिफ शहरों से गुजारा गया, और जो जिस तरह के विजुअल्स आए पूरी दुनिया के लिए बड़ा आई ओपनिंग थे, जिस किस्म का उनका दाखिली इत्तेहाद ईरानियों का हमें नज़र आ रहा था। अगरचे अब फिर कुछ खबरें पासदारान इनकलाब और वो लोग जो मुआहिदा करने के हक़ में, सफारती कोशिशों के हक़ है, उनके अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं, यानी दो थॉट पाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि ये जो इसराइल की जो ख्वाहिश है, ये अमरीकी इसको अमली जामा पहना सकते हैं? देखिए, इस वक्त बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जब पूरी दुनिया लड़ाई नहीं चाह रही, दे गॉन थ्रू, द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, और उसके बाद तीसरा जो है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। खुदा करके उन्होंने शुक्र किया कि इससे जंग बंदी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, ईरान को भी सैंक्शन उठ गई, उनको भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। और उसके बाद अगर अभी आप सोचेंगे अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये एक 50 दिन और लड़ाई होती है, सोचें दुनिया का इकोनॉमिकली क्या नुकसान होगा, एनर्जी का क्या नुकसान होगा, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बहुत प्रेशर है, इसके अमेरिकन पब्लिक का, नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, और खास तौर पर खलीजी ममालिक का। दे जस्ट डोंट वांट वॉर। दे ऑलरेडी पहले भी उन्होंने काफी जंगबंदी में इसमें अपना किरदार अदा किया है। सेकंड ये कि ईरान को सोचना चाहिए कि ईरान को देखें, जो मुआहिदा हुआ है उसमें तमाम शिकों में ईरान को बहुत फायदा हो, ईरान बेनिफिशियरी है। ईरान इज ऑन द अपर हाई पे है, ईरान मॉरल ग्राउंड पर है। आपकी देखें, उन्होंने सैंक्शन भी खत्म कर दी थी, उन्होंने आपके एसेट भी रिलीज कर दिए थे, उन्होंने आपको ऑयल और गैस बेचने की दुनिया की मार्केट में मार्केट प्राइस पर अलाउ कर दिया था। $300 बिलियन का भी उन्होंने कहा था हम ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है ये भी हम आपको पूरा करके देंगे। तो आप ये देखें ये कितना बड़ा रिलीफ है। ईरान को जब ये 3 जहाज गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिसमें एक सऊदी अरब का था, एक कतर का था, एक और शिप था, ईरान को इसमें प्रोवोकेशन नहीं करनी चाहिए थी। ईरान ने व्हाई डिड दे गो एंड अटैक विद ड्रोन्स? इनका जो नुकसान बचा है ये तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है इजराइल को भी एक्सप्लॉइट करने की और अमेरिकन को भी, क्योंकि वो बड़े कट ऑफ हैं, उनको बड़ी पब्लिक की एक क्रिटिसिज्म है इनको, बल्कि आपने क्या गेन किया, लड़ाई की, इतना नुकसान किया, सब कुछ किया, आपने क्या हासिल किया? 0/0, सिवाय एक कि शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे वो कहीं एग्रीमेंट कर लेगा। तो इसके लिए अगर वो ये करते कि वो आप एक वार्निंग शॉट्स फायर कर दें, उनको वार्निंग शिप को दे दें, आपके सऊदी अरब से कतई ताल्लुकात अच्छे हैं, और फॉरेन मिनिस्टर could have just called both, दोनों से बात कर लेते जी, प्लीज टेक योर शिप बैक, आपसे हमारे ताल्लुकात हैं, आप, हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। पाकिस्तान को रिंग कर लेते, पाकिस्तान could have talked to them, बट अगर आप जाके ये सब कर दो, वो तो उनको मौका, उन्होंने 100 देखें 85 टारगेट पहले दिए, फिर 140 पे लिए, अभी फिर वो चलते हैं 3 जहाजों की एक ये इनके ऊपर अटैक करने की वजह से, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। तो who is losing? You have to create, Iran has to create business friendly, conducive environments, ताकि टेक्निकल टीमें बैठें और वो इस मसले को ग्रेजुअली खत्म करें और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव करा के इसका परमानेंट हल कर लें। ईरान के अंदर भी जो रेडिकल एलिमेंट्स है ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये दे हैव टू फाइंड अ वे कि इनको कैसे आपस में हार्मनी करनी है, हार्मोनाइज करना है, ताकि अदरवाइज सीज पर रहेगी, जंग मुज़ाकरात भी होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऑल आउट वॉर होगी, इसी तरह स्क्रिमिश होती जाएंगी, बट आई थिंक पाकिस्तान और तुर्की कतर मिल के प्रिवेल करेंगे, दोबारा जंगबंदी को करवाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो अमरीकी सदर साहब ने एक स्टेटमेंट की दिया कि जी बस हमारा तो मुआहिदा वहाँ कतर में जो तकनीकी मुज़ाकरात थे मुआहिदा हो गया, लेकिन जैसे ही कोई मुआहिदा हुआ और कुछ 2-3-4 घंटे बाद ये जो ईरान की तरफ से ये जो
जिनका हवाला दिया है अभी ब्रिगेडियर साहब ने कि शिप्स पे फायरिंग कर दी और ड्रोन अटैक किया गया, ये किस हद तक आपको दुरुस्त लगती है? क्योंकि मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि ईरान, ये जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया ये बात ईरान को बावर करा रही थी कि मुफाहमती यादाश्त में एक्चुअली आबनाए हुर्मुज़ से हटकर भी तमाम की तमाम शिकें जो हैं वो ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक जिसे कह लीजिए तय की गई, उसमें ईरान को ही सारा बेनिफिट था। उसके बावजूद वो क्यों चाहते थे जंगबंदी? ये जो जिन हार्डलाइनर्स की या रेडिकलस थॉट की बात कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि ये जंग चलती रहे? उनसे इससे क्या हासिल होगा ईरान को? देखिए निशात साहब, इसका आगाज़ जो है ना, ये जैसे MOU साइन हुआ था तो उसी कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि मार्को रूबियो जो है ना वो मशरिक़ वस्ता का दौरा करते हैं, जिसके अंदर कुवैत आते हैं, UAE और बहरीन का, और वहाँ पे आके वो जो आर्टिकल नंबर 5 की अपनी एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर किसी भी तरह का टोल टैक्स या किसी भी तरह की जो फीस है वो लेने का मजाज नहीं है। अच्छा, और साथ ही कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि लेबनान के हवाले से वो एक डील जो है वो वाशिंगटन के अंदर करवाते हैं, जिस डील में ये कहा जाता है कि जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो तब तक लेबनान के अंदर रहेंगी जब तक जो लेबनान की मिलिट्री या आर्मी है वो डिसार्म नहीं कर देती हिजबुल्लाह को। अब ये वो दोनों क्रिटिकल शिक्के हैं जिन शिक्कों को लेके ईरान जो है उसने आगे से एक तरह से रिटेलिएट किया है। एक तो ये कि आपने एक MOU साइन कर लिया है और उस MOU के ऊपर कम से कम आप कायम तो रहें। एक दिन के लिए भी आपने क्या लेबनान के अंदर जंगबंदी की, जो कि पहली शिक है, आपने नहीं की। 2 घंटे के बाद आपने हमले शुरू कर दिए थे बैरूत के ऊपर। और क्या ये जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली बात है ना, इसमें क्या हुआ है कि जब खामनाई साहब का जो जनाजा है उसकी वक्ती तौर पे डिप्लोमेसी को पॉज मिला हुआ था, तो 3 जो शिप्स जिनकी तरफ ब्रिगेडियर साहब इशारा कर रहे थे, वो जो एक नया कॉरिडोर जो है, एक सदरन कॉरिडोर है जी, ओमान की तरफ जो बनता है, जी, और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है, हमेशा जो शिपिंग ट्रैफिक है वो नॉर्दर्न कॉरिडोर से चलती है। और ईरान ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि इन 60 दिनों तक मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करके आप फ्री में यहाँ से जहाज आ भी सकते हैं, फ्री में जहाज जा भी सकते हैं, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लूंगा, क्योंकि 60 दिन के अंदर अंदर हमने एक नया मैकेनिज्म बनाना है। तो इस दौरान में सऊदी अरेबिया और कतर जो है वो तो खुद मेडिएटर थे, उन्होंने वो वाला रूट लेना शुरू कर दिया जो अमेरिका सेटअप कर रहा था कि अगर जंग दोबारा से रिज्यूम भी हो जाए तो वो एक नए कॉरिडोर से ट्रैफिक जो है ना वो बंद ना हो। अब ईरान ने इसको समझा कि ये जो अमेरिका है वो एक तो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, और दूसरा सऊदी अरेबिया और कतर जो कि खुद मेडिएटर थे इसके अंदर, कतर स्पेशली, और उनको पता है कि मेरी इंटेंशन क्या है, और वहाँ पे मैंने माइंड बिछा रखी हैं, मेरे ड्रोन्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो मैं उस सिक्योरिटी का मैं फिर नहीं कर पाऊँगा, आपको सिक्योरिटी मैं नहीं दे सकता उसकी ज़मानत। तो आप अगर उस तरफ से जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप US नेवी इज ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू कॉरिडोर कि अगर जंग रिज्यूम भी हम करते हैं तो वहां से ट्रैफिक जो है, और देखें इस वक्त सिर्फ एक ही लेवरेज है और एक ही स्ट्रेटेजिक आप कहने के डॉक्टर साहब, ये बेहतर ना होता कि वो कॉरिडोर सेटअप कर लेने देते यहाँ? अब इस वक्त ये जंग शुरू करवा के इसमें क्या ईरान को एडवांटेज मिलेगा? अगर वो सेटअप कर लेते और कोई मामला जंगबंदी का जो था उसी तरह चलता, सफारती महाज पे इसको बात को करते, सऊदी अरब से बात करते, बाकी लोगों से बात करते, बजाय इसके कि उस पर ड्रोन हमला शुरू कर देते। ये बात वैसे भी अदरवाइज भी हो सकती थी, अगर 2 जहाज गुजर भी जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। वार्निंग देता, कोई 2-3 दफा वार्निंग देता, फिर ये किस तरफ जाता। अब देखें आप, इसका नुकसान ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं वहां पर भी, और यूरोप में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा ईरान के मामले के अंदर वो जो सेंटिमेंट पाया जाता था या हमदर्दी थी, उसमें कुछ कमी आई इस एक्ट की वजह से। जी शाह साहब, ये तो बात बिल्कुल कैटेगोरिकल है। ब्रिगेडियर साहब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ओवर रिएक्ट तो किया दोनों साइड्स ने। मतलब जो भी हुआ है, इतना बड़ा ये इशू नहीं था कि इसके ऊपर स्ट्राइक्स की जाती, और फिर जो अमेरिका ने उसने भी ओवर रिएक्ट ही किया इसके ऊपर। अगर आपके पास जब डिप्लोमेसी का रास्ता है तो आप अल्टीमेटली पाकिस्तान है या कतर जो मेडिएटर्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगे। देखें यहाँ ये जो मामला हैं ये खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी 14 पॉइंट्स हैं निशात साहब, मैं हमेशा अपने दीगर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि ये आप इतना आसान ना समझें कि 60 दिनों के अंदर अंदर आप इस MOU को एक फाइनल डील के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे। ये 6 माह लग सकते हैं, ये 2 साल लग सकते हैं, ये 3 साल लग सकते हैं। हर एक पॉइंट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी
तो दोनों तरफ से इस तरह का एक्शन रिएक्शन साइकिल आपको नजर आएगा, और वो साइकिल ये बताएगा कि अभी इसमें मजीद निगोशिएशन की जरूरत है। उसमें फिर पाकिस्तान और जो कतर है वो अपना रोल प्ले करते हुए दोनों पार्टीज को दोबारा से बिठाएंगे कि भाई अब आप बात करें, क्योंकि अभी ये एक MOU है और मैं ये इसको MOM कह रहा हूं। MOM का मतलब क्या है कि ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जितनी भी इसकी आप आर्टिकल ले लें उन सारों को दोनों फ्रीक्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और दूसरा उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है। तो इस वजह से एक बात याद रखनी है अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी, और वो क्या है कि इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ ईरान तब्दील हो चुका है। ये जितनी मर्जी अब स्किर्मिशेस हो जाएं, 1 महीना तक ये एक्शन रिएक्शन साइकिल जारी रहेगा, लेकिन जो फंडामेंटल्स ऑफ सिचुएशन है ना वो तब्दील नहीं होने जा रही। इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ ईरान हो चुका है। ईरान स्ट्रेटेजिकली बेशक सिंबॉलिक भी नहीं सही, लेकिन वो जंग जीता है, और अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि जो मैं एयर अपनी पावर को इस्तेमाल करके या नेवल पावर को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर सका, तो अब मैं किसी तरह से जो इंटरनल प्रेशर है उसके ऊपर, और मिड टर्म भी होने वाले हैं, और जिस तरीके से डेमोक्रेट्स की तरफ से भी प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेस्परेट कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो किसी तरह से उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, जो कि अल्टीमेटली मिलनी नहीं है। ईरान के पास उस वक्त सारे का सारा लेवरेज है। और दूसरी बात कि आपने 40 साल तक ईरान के साथ हर तरह के मामलात करके देख लिए हैं, बाय फोर्स आप ईरान से कोई चीज़ सर नहीं मनवा सकते। या तो इराक की तरह बड़ी फौज आप भेज दें ईरान में, और फिर 10 साल 12 साल वहाँ पे जंग लड़ने के बाद कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लें, वरना जो नेशन स्टेट्स होती हैं, जो सिविलाइज्ड स्टेट्स होती हैं और जिनके अंदर नेशनलिज्म का फिनोमिना बहुत तगड़ा होता है, और इस खामनाई साहब के जनाजे पे आप देखते हैं कि पूरे ईरान के अंदर हर गली में रिवेंज के नारे लग रहे थे और रेड फ्लैग्स जो थे वो लहराए जा रहे थे। अभी बाकर कालीबाब साहब की आप ट्वीट देख लें, वो ये कह रहे हैं दाखिली तौर पे तो ये चलो ठीक है, ये नारे ये बयानिए ठीक थे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल मामलात है वो तो उस तरह नहीं चलते ना। दाखिली नारे आप देखें, जीती जंग हारने की क्या फरूकी साहब क्या शौक चल गया है ईरान को कि वो जीती जंग हारना चाहता है। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं कि जी अब वो एक चीज़ बिल्कुल उसके मशरक़ वस्ता की जो हालात हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, ईरान की फेवर में आ गए हैं। हमें याद है इराक के ज़माने में, मुझे अफ़गान वॉर भी याद है, इराक की वॉर भी याद है, बड़े बताया करते थे, आपने देखा होगा कंपैरिजन आते थे, इसके पास ये असलहा है, इसके पास ये असलहा है। आप देखिए मिलिट्री माइट के पर्सपेक्टिव में तो ईरान हैज़ नो कंपैरिजन विद द US और अदरवाइज वेस्टर्न नेशन के साथ ना। अच्छा, ठीक है, कुछ दाखिली इत्तेहाद ठीक है उनको सपोर्ट दे रहा है। मिडिल ईस्ट में भी उसकी चूंकि उस पर जंग मुसल्लत की गई इसलिए हमदर्दियां यूरोप मिडिल ईस्ट की उसकी तरफ थी, लेकिन अब वो क्यों चाहता है कि जो कमाया है वो ज़ाया करके ही उसने दम लेना है? देखिए, मैं इस सूरत को थोड़ा सा इससे आगे जो भी अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे वो बात अलग से है, लेकिन मैं सिर्फ इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर बालादस्ती की इस वक्त जंग हो रही है। इस रीजन में किसकी बालादस्ती होगी? अच्छा, अगर इस रीजन में अमेरिका की बालादस्ती है तो वो बुरी बात है, लेकिन अमेरिका एक एटमी ताकत है। अमेरिका की लगाई हुई पाबंदियां पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अमेरिका की पाबंदियों के नीचे चीन को आना पड़ता है, रशिया को आना पड़ता है, इंडिया को आना पड़ता है। चीन ने रिसेंटली निगेट मतलब निगेट इस लिहाज से करते हैं ना कि जवाबी तौर पे कोई स्टेप ले लिया, लेकिन अमेरिका जब पाबंदियां लगाते हैं तो उसको सुपर ताकत है ना, उसको माना जाता है। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन अमेरिका का ये स्टेटस है दुनिया में। अच्छा, अब अमेरिका की जगह सपोज आप ये फर्ज कर ले ये स्टेटस आप ईरान को देते हैं, तो क्या ये इलाका इस्तेहकाम आ जाएगा इस इलाके में? ये अरब मुल्क जितने भी अरब ममालिक नहीं तस्लीम करेंगे। मैं वही बात करने लगा हूं ना, हमारे यहाँ बड़ी एक नतीजा अखज़ कर लिया गया है कि एक तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ईरान ने ये जंग जीत ली, मैं तो बहरहाल इसको तस्लीम नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका को पसपाई हुई है, अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जो वो टारगेट हासिल करना चाहता था। कामयाबी ऐसी शक्ल में ईरान की है कि अमेरिका यहाँ से फरार हो चुका होता, फौजें उसकी तबाह बर्बाद हो जाती और वो इस रीजन से निकल जाता। अमेरिका तो वहीं पे मौजूद है, उसके नए बहरी जहाज तैयार शिकन वो जो बेड़े होते हैं वो आ गए हैं वहाँ पे। आप कब तक ये इस सूरत हाल को बरकरार रखेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिकस्त खाएं, मैं ये कह रहा हूं कि कब तक आप इसको बरकरार रखेंगे। अच्छा, अगर आप उन सारे मुल्कों के, कितने मुल्कों को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, आपने कतर जो आपके मुज़ाकरात करवा रहा है, सालसी करवा रहा है, उसके ऊपर भी आप बमबारी कर रहे हैं। आप ओमान के ऊपर जिसके साथ आप निगोशिएशन कर रहे हैं आपने हुर्मुज़ के हवाले से, उसके ऊपर भी आप मिसाइल करा रहे हैं। आप बाकी मुल्कों को भी निशाना कर रहे हैं। अच्छा, आप इराक को निशाना क्यों नहीं बनाते? मुझे सिर्फ एक बात की समझा दे, इराक में आज तक ईरान ने हमला क्यों नहीं किया?
इराक में क्या अमेरिकी अड्डे? इराक में भी हमलों की नहीं, ईरान में मुझे आप नहीं, कोई मुझे मेरे सामने कोई ऐसा हमला नहीं आया जो इराक के अंदर, शायद एक आध कोई हुआ हो, इराक के अंदर क्यों नहीं हमले हुए अब तक? वहां क्या अमेरिकी वो मौजूद नहीं है? तो वहां भी हमले करें ना। क्या ख्याल है कि क्यों ऐसा नहीं है? इसकी क्या देखिए ना, मैं तो इसको सीधा सा मानता हूं कि उसमें वहां पे उसकी एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत है, या फिर वही एक तफरीक वाली बात आ जाती है कि अगर हम ये बात करते हैं तो इसी चीज को देखिए, ईरान ने प्रॉक्सीज क्यों बनाई अपनी, और जब तक ईरान की प्रॉक्सीज, देखिए इसराइल बिल्कुल प्रॉक्सीज में भी एक गुंडा रियासत है। देखिए मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह है, ये बहुत सारा कांसेप्ट भी बहुत डिस्कशन होती है। देखिए हिजबुल्लाह ईरान ने नहीं बनाई थी, किसने बनाई? हिजबुल्लाह डेवलप हुई थी इंडिजिनस, वो बहुत सी उन तंजीमों का नतीजा था जो वहां बनी थी। तो अब लेकिन हिजबुल्लाह सक्सेसफुल हुई क्योंकि जिस हिस्से से इजराइल को निकालने में हम हकायक उसके बाद उसने पुष्ट बनाई शुरू की। ये फैक्चुअली अब ये बात बात ये है कि अगर हम हकायक से नजरें चुराएंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें। देखिए इसराइल एक गुंडा रियासत है, लेकिन क्या आप किसी मुल्क को ये इजाजत देंगे कि वो सीरिया में अपनी प्रॉक्सीज बनाए, लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज बनाए, इराक में अपनी प्रॉक्सीज बनाए? इराक मुतालबा क्या कर रहा है कि 30 सितंबर तक वो अपनी प्रॉक्सीज को वो यहाँ से डिसआर्म किया जाए, यहाँ जो ईरान। तो ये सारे अरब ममालिक जो अमेरिका ने प्रॉक्सियां बना के रखे हुए थे, देखिए मैं आपको फिर आप चले जाएंगे वर्ल्ड वार क्यों हुई थी, वर्ल्ड वार के नतीजे में ये मुल्क क्यों बने थे, फिर तो आप एक लंबी कहानी में चले जाएंगे ना, आप इससे निकल ही नहीं सकते। मसला ये है कि अगर तो इस इलाके को इस वक्त आपने उस मामूल पे लाना है तो इसका एक ही तरीका है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी ईरान की ख़त्म की थी, जैसे ही ईरान की नाकाबंदी उसने ख़त्म की वैसे ही आपने हुर्मुज़ का स्टेटस पुराना बहाल हो जाना चाहिए था। अब अगर अमेरिका वहां से टैक्स लेगा तो ये बदमाशी करेगा, अगर ईरान वहां से टैक्स चीन को हार्म करने वाला मामला अगर है, ईरान वहां से टैक्स लेगा तो आप इसका मुतबादिल लफ्ज़ तलाश कर लें, जो भी हो सकता है। किसी को वहां से टैक्स लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये एक रास्ता जो है कुदरती गुजरगाह है, ये समुद्री रास्ता है, इसका स्टेटस जब तक आप पहले वाला बहाल नहीं करेंगे। अब मसला ये आ जाता है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं, उन पाबंदियों को किस तरह ईरान ख़त्म करवाने में कामयाब होता है, ईरान किस तरह इस्तेहकाम लेता है। अब जो ईरान के अंदर एक मामला है कि वहाँ पे जो इक़्तिदार की कशमकश है, हम जब तबसरा ये करते हैं तो हमारा कोई कतई तौर पे ये मकसद नहीं होता कि ईरान की जो दाखिली सियासत है इसको डिस्कस करें, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान के अंदर जो एक सियासी क़ुव्वतें हैं वो उन क़ुव्वतों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं जो वहाँ पे अस्करी नौइयत की हैं, जो वहाँ पे हार्ड लाइनर है उनके मुकाबले में कमज़ोर है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो मज़ीद कमज़ोर हुई हैं। पर इसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन ईरानी अवाम को नहीं है। ईरान को अपने दिफा का हक है, अमेरिका को वहाँ जारहियत करने का कोई इख्तियार नहीं है। अमेरिका की जो आलमी कुव्वत है वो अपनी जगह पे, लेकिन अमेरिका को ये हक नहीं है कि वो यहाँ पे इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए बैठा हो। ये बात ठीक है, ये ईरान को जो अपनी चीज़ों को जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा था। मैं इस मामले को दोबारा हम छेड़ लेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसमें सबसे बड़ा मामला ये है, ये जो अभी इन्होंने बात की है, इसराइल जो है, ये पहले तो ये तय करना भी ज़रूरी है क्या ईरान ने जंग जीती कि नहीं जीती। ये एक एस्पेक्ट है, इस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन आप बीइंग जैसे कह लीजिए कि सोल्जर बैकग्राउंड, आपका क्या ख्याल है कि ये जो भी हुआ इसमें मेरी राय ये है कि ईरान ने जंग जीती। हो सकता है आपकी राय मुख्तलिफ हो, आपको लगता है ईरान ने जंग जीत ली थी? और फिर सेकंड क्वेश्चन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से अवामिल हैं, अगरचे डॉक्टर फानी साहब कह रहे हैं उस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, कायम भी हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। इस पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है ये जीती जंग क्यों हारना चाहता है ईरान? देखें, यही मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका के 4 टारगेट्स हैं जो वो अचीव करना चाहता था इजराइल के साथ मिलकर। नंबर 1, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना, मिसाइल कैपेसिटी बिल्कुल जीरो से दे देना, ड्रोन कैपेसिटी खत्म करना, और लास्ट रिजीम चेंज करना, अपनी मर्जी की इजराइल नवाज हुकूमत लाना और ला के इजराइल को रिकग्नाइज करना, ताकि उसको हमेशा के लिए यहाँ से जो थ्रेट है जब वो जाता है ये ग्रेटर इजराइल के लिए तो वो खत्म हो जाए। ये उनके टारगेट, चारों टारगेट वो अचीव नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए और ईरान ने बहुत रेजिलियंस दिखाया, दे फॉट गैलेंटली, और उन्होंने अपने ये चीजों का दिफा किया। सही बात। इन अदर वर्ड्स आई विल से दिस थिंग, ठीक है। अब उसके बाद इस वक्त ईरान इज ऑन अ वेरी वेरी हाई मॉरल ग्राउंड, अपर हैंड, सारे पॉइंट्स के अच्छे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, 60 दिन में नहीं होगा, 120 दिन में हो जाएगा।
200 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर जंगबंदी चल रही है, थोड़ी वायलेशन हो रही है और मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्टिल ध्यान। प्रॉब्लम ये है जिस तरीके से अभी चल रही है, देखिए आप मौका क्यों देते हैं ईरान को? ये 3 जहाज़ों पे जाके आपने जो अटैक किए, आपने अमेरिका को और इजराइल को मौका दिया कि वो एक जो उनको एम्बैरसमेंट हो रही थी अपने पब्लिक को खुश करने के लिए, उनको बताने के लिए वी आर स्टिल बिग पावर, उन्होंने दबा के अब शुरू कर दिया काम। ईरान को क्या फायदा? मुझे बताइए कि व्हाट ईरान इज गेनिंग। फिर आपने इस मौके पे जब उनके रहबर आला आयतुल्लाह अली खamenei की तदफीन हो रही शहीद की, आपको उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि खून का बदला खून से लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अवाम कहती है, अवाम को कहने दें। हाँ। आपको कंडीसिव एनवायरनमेंट रखें। इजराइल ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको थ्रेट किया, कहा जी ईरान तैयार है प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने के लिए। एक और आपने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये चीजों में ईरान हैज टू अंडरस्टैंड। एक फील्ड मार्शल ने बड़ी मुश्किल से ईरान को और खलीज मालिक समझाया था कि आपकी सर्वाइवल ये है कि ईरान और खलीज मालिक दे शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर, बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद, और इजराइल को डिफाई करें। दैट इज व्हाट इज द आंसर जो अमेरिका ने हमेशा दिन को अलग रखा। अभी तो सेक्टरिन क्लैश कराने लगे थे, वो फील्ड मार्शल ने बचाया, क्योंकि अगर ये इकट्ठे हैं तो उसका इजराइल का कभी भी ख्वाब पूरा नहीं होगा, ग्रेटर इजराइल का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ईरान हैज टू प्ले देयर कार्ड वेरी कॉशियस, दे मस्ट शो रिस्ट्रेन। आप बिल्कुल, मैं ईरान की फेवर में, लेकिन अमेरिका को मौका मत दें। आप डोंट गिव मैप, आप अपना काम करें, आप मुआहदा करें, चाहे जो 20 दिन हो, खामोशी से बिल्कुल स्टेटमेंट दें। जहां रिटेलिएट करनी, छोटा मोटा जरूर रिटेलिएट वो होता रहेगा ये चीज बारे में, लेकिन अपना फोकस है कि आप ये पूरा मुआहदा करें, यूनाइटेड नेशन से इसको अथेंटिफाई कराएं और इसको मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव जोन रेजोल्यूशन, ताकि इजराइल और अमेरिका इसको यूनिलेटरली कभी खराब ना कर सके। ये और उसके बाद स्टेट ऑफ हरमुज की बात जो देखें, अमेरिका ये कह रहा है कि मैं भी ईरान ये जो चाइना को गुजरेंगे मैं टोल टैक्स लूंगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं ले सकेगा। ईरान का होल्ड है, मॉनिटरिंग एक मैनेजमेंट मैकेनिज्म उन्होंने बनाना है, वो बनाए और खलीजी मालिक अंडरस्टैंडिंग के बना ले। दे नो, बस दैट्स एंड ऑफ इट। आप अभी खामोश रहें, पहले मुज़ाकरात करने दें, उनमें बैठ के चीजें सॉल्व करें। और सेकंड, जब आप ऑयल और गैस बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आपके अवाम को उसका फायदा मिल रहा है, अवाम खुश होगी, ट्रिकलिंग इफेक्ट जाएगा, अवाम का हुकूमत में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हालात बेहतर होंगे। ईरानी गवर्नमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन। ये जो एस्पेक्ट है ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूंगा ये भी, चूंकि एक सेट ऑफ माइंड होता है अपना, जिस किस्म की कुव्वतों की राइट जो उनका विंग है, अस्करी विंग है, वो जिस तरह से सोचता है, ये जो आप बात कर रहे थे ये बड़ी अहम है कि देखिए अवाम को अगर कोई थोड़ी सी उनके अंदर ज़िंदगी में लाइफ में बेहतरी आएगी तो वो जो वहाँ पॉलिटिकल और हैं या जो वहाँ पे मुफाहमत की तरफ जो बात कर रहे हैं, जिस तरह अब्बास अरागची साहब हैं, बाकर कालेबाफ हैं, या आपके जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, इनकी अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट भी इवन अगरचे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, चंद लोगों ने वो निकाले, लेकिन एहतजाज भी हो। तो वो अस्करी ताकतें हैं, उनको किस हद तक समझने की जरूरत है इस सारे फिनोमेना को, और किस तरह समझाया जा सकता है? देखिए, समझाने का यही तरीका है, जब अवाम को खुशी होगी, 47 ईयर से उनकी मेजरी है, अगर अभी उनको ये इफेक्ट जाता है, देखिए वाकई हमारे तो ये मुआहदे से देखिए हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल बदल रहा है। दे विल लुक टुवर्ड गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। मॉडरेट जो है ना, जो चाह रहे थे चेंज रिजीम के लिए भी, वो भी कहेंगे नहीं, नाउ इट्स ओके, हमारी नाम भी बन गया, हम एक रिजीम, नई मिलिट्री पावर भी इमर्ज हो गई, और हम अपने आप को हमने मनवा लिया दुनिया में, इस रीजन में, कि वी आर रियली अ पावर। तो ये चीजें जब हम करते हैं, इससे ये फर्क पड़ेगा। ईरान विद खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, कतर, ये ममालिक मिलके दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। ईरान अभी आप देखें डायनामिक सिक्योरिटी डायनामिक चेंज होंगे जी। ये खलीजी ममालिक ईरान अमेरिका से बहुत नाराज हैं, दे फील कि अमेरिका ने इनको बिट्रे किया, जो सारा इतने $1 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन खरीदा, वक्त है छोड़ के इजराइल की प्रोडक्शन चले गए। अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तुर्की की तरफ देख रहे हैं, 57 कंट्रीज की तरफ भी देख रहे हैं। इस्लामिक ममालिक को भी हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए। जो हम पैसा यूरोप में और अमेरिका में लगा देते हैं और फ्री, वहाँ हमारा फ्री तो जैसे वायलेंट इन्वेस्ट इन इस्लामिक कंट्री, तुर्किया में वहाँ भी वेपन हार्डवेयर बनाते हैं, पाकिस्तान बना रहे हैं।
इधर चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, J10, J17, J22, तो काफी चीजें चेंज होंगी 3-4 साल के अंदर, इट विल टेक सम टाइम। तो इसके लिए ईरान को और मैथली वाले को हैव टू रियलाइज कि हमने इकट्ठे रहना है। अगर इकट्ठे हैं दे आर वेरी सेफ। ठीक है। बहुत मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, ब्रिगेड साहब वापस आते हैं, फिर इसी बहस को आगे रखेंगे। नाज़रीन, ये जो बात कही गई है कि 3-4 साल कम से कम ईरान की ख़ास तौर पर ये जो अस्करी क़यादत है, राइट विंग है, उसको बुर्दबारी से काम लेना होगा और उससे उस सोच के तहत चलना होगा जो एक्चुअली जो हमारे फील्ड मार्शल ने जो बात कही थी, समझाई थी कि अरब ममालिक और ये तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक ताकत डेवलप करें, अपने आप को फ्लरिश करें, ग्रो करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएं। ईरान के जो अवाम है उनके लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी, उनमें कुछ डेवलपमेंट होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रूम बनेगा कि जहाँ पर जो है वो ईरान जो है वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि कंट्रोल जो या लीग ऑफ नेशंस के अंदर अपना एक मुकाम बनाकर उन खदशात को भी ख़त्म करेगा जो अरब ममालिक के भी हैं या दीगर ममालिक के भी हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जो बज़ाहिर ये जिसे कहते हैं ना कि बड़े शॉर्ट साइटेडनेस से बाहर निकल के लॉन्ग साइटेडनेस की बात करनी पड़ेगी, विजन की बात करनी पड़ेगी और उस तरह के मामलात को उस तरह से चलाना पड़ेगा जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक जो है डिप्लोमेटिकली चलाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फ़ानी से बात करेंगे कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अस्करी क़यादत को जो इस वक्त ईरान की है वो इन चीज़ों की तरफ राग़ब कैसे होगी, उसे कैसे समझाया जा सकेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ईरान के अंदर पाई जाने वाली उस दो रोया सोच की जिसके अंदर जो राइट विंग है वो ये समझता है कि वहाँ जंग के नारे लगते हैं और वो जंग चाहते हैं और उनके ख्याल में वो फातह ईरान है। इस एक पर्सपेक्टिव के साथ किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है जब ख़ास तौर पर अरब ममालिक जो हैं वो ईरान से डरना शुरू कर दें, और दूसरा ईरान जो है वो अमरीकी अहदाफ को इन ममालिक में तो निशाना बनाता है लेकिन इसराइल को निशाना नहीं बनाता। जब जंगबंदी अगर फ़र्ज़ कीजिए ख़त्म हो गई और उसने तस्लीम कर लिया अमेरिका ने भी, ईरान ने, तो फिर इसराइल पर हमला होने के बजाय वो इधर हमलावर क्यों होता है। और अब इस जो कुछ ईरान ने किया या जो कुछ अब हुआ उसके नतीजे में अब अमरीकी सदर जो है वो अब नया हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने की एक तरह से बात कर रहे हैं और इसी एक बात के ऊपर मामलात किस तरह से होंगे और नाकाबंदी ईरान की तरफ होगी या चीन की होगी, ये फिर उस किस हद तक फ़ायदेमंद और नुकसानदेह होगा। फ़ानी साहब, ये कैसे जो है ना अमरीकी जो ईरानी इस वक्त की आदत है ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब की और जो अस्करी ताकतें हैं उनको ये बात कैसी समझाई जाएगी कि ईरान को दोस्त बनना है अरब ममालिक का, उनका जो दुश्मन नहीं बनना, और अरब ममालिक को ये यकीन दिलाना होगा ईरान को कि वो कहीं ऐसा नहीं है कि इसराइल से डरते डरते वो जो है वो अपनी गर्दन जो है वो ईरान के हाथों में दे दें और फिर ईरान जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो जो है कल को वहां से उनका जहाज गुजरने के भी पैसे ले रहा हो। देखिए निशात साहब, देखना हमने ये है कि गुज़िश्ता 40-45 सालों के अंदर ऐसे कितने अरब ममालिक हैं जहाँ के रजीम को तब्दील करने की ईरान ने कोशिश की है, या कितने ममालिक हैं जहाँ पे ईरान ने इजराइल की तरह 7-8 फ्रंट्स के ऊपर जो है वो जंग को जारी रखा हुआ है। ईरान गुज़िश्ता 40-50 सालों से एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ये भी जो जंग है ये वॉर ऑफ एट्रीशन है, और वॉर ऑफ एट्रीशन का मतलब भी ये है कि मेरे सर्वाइवल को खतरा है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना कि ईरान क्यों इतना ड्यूबियस और मशकूक है अमेरिका को लेकर, वो अमेरिका का और इजराइल का माजी है कि आप एक प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस करके लोगों को ध्यान उस तरफ लगा के आप पीछे से पीठ में वो छुरा घोंप देते हैं। आपने JCPOA के अंदर भी यही किया, आपने जून 2025 में भी यही किया, आपने 28 फरवरी को भी यही किया। आज अगर ईरान अमेरिका और इजराइल की बात मानते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है तो अमेरिका और इजराइल की गारंटी कौन देगा कि वो ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसा लेवरेज, जब सारे मैं लेवरेज खो दूंगा तो टेबल टॉक के ऊपर अमेरिका को मेरे साथ बैठने की जरूरत ही क्यों पेश आएगी, वो बमों से और अपनी मिलिट्री को भेज के। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप नया हुर्मुज़ को इस्तेमाल ईरान एज लीवरेज कर रहा है तो क्या गारंटी है कि जो अमेरिका और इसराइल की तो कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन कल ये अरब ममालिक जो है वो ईरान के हाथों में अपना मुस्तकबिल कैसे दे दें। देखिए, सिर्फ ईरान इस खित्ते की ताकत तो नहीं है, पाकिस्तान जो है उसका भी एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की जो है उसके भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और खुद जब सदर पेज़ेश्कियान पाकिस्तान आए थे तो उनकी जो स्टेटमेंट बड़ी कैटेगोरिकल थी कि मैं इन अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और मुस्तकबल के अंदर जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर
स्ट्रक्चर होगा इस खित्ते का, उस खित्ते के अंदर ये ममालिक को मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि वो इसका हिस्सा बने, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल था, जिसके अंदर कतर भी शामिल था, जिसके अंदर टर्की का भी जिक्र उन्होंने किया था। तो ईरान भी ये चाहता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो फासले हैं बिटवीन द अरब्स एंड ईरानियंस, उनको खत्म किया जाए और मिनिमाइज किया जाए। लेकिन अगर जब बीच में जो 2-3 ममालिक जैसे यूएई है, ये बहरीन है, अब ये वो ममालिक हैं जो अल्टीमेटली अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, और अब्राहम अकॉर्ड पिट गया है इस जंग के अंदर। मतलब अब अमेरिका की जो ख्वाहिश थी कि वो अरबों को राजी कर लेगा इस बात के ऊपर कि वो इजराइल को तस्लीम कर लें, ये तो अब आने वाले मुस्तकबिल करीब में शायद इसकी बात भी ना हो कि आप इनको तस्लीम कर लें, क्योंकि इस वक्त अरबों ने देख लिया है कि अमेरिका जो अपनी बेसिस को सिक्योर नहीं कर सका इस खित्ते के अंदर, वो क्यों कर उनकी सिक्योरिटी की जमानत दे सकता है। और उसकी जगह पे पाकिस्तान और दीगर टर्की, और जिसका सदर ज़िश्तियान ने खुद जिक्र किया था कि यहाँ के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ट्रंप की गारंटी कौन देगा। जब मेरे पास तमाम लेवरेजेस खत्म हो जाएंगे, मैंने यूरेनियम की अफजूदगी को भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो फिर मेरा हाल जॉर्डन जैसा होगा, फिर मेरा हाल सऊदी अरेबिया जैसा होगा, फिर मेरा हाल जो कतर और कुवैत जैसा होगा कि इजराइल जो है वो कतर के ऊपर अटैक कर देता है निगोशिएशन के ऊपर, और वो कतर जिसकी सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो अमेरिका ने ली हुई है। ठीक है, तो बात यह है कि ईरान ने यह देखना है कि मैंने इस खित्ते के अंदर सर्वाइव करना है। और जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि इतनी जल्दी देखें $300 बिलियन का तो अभी इनिशियल तखमीना है, अभी अगर उसको कुछ पैसे इनको मिलने हैं ना ईरान को, तो पहले तो उसने अपनी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, इन चीज़ों को वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा। 2 साल 4 साल 10 साल तक लग सकते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, ईरान को दोबारा से उस नहज पे आने पे जो जंग से पहले पे जहाँ पे रहा, उसके बाद आप दोबारा से लोगों की वेल बीइंग का सोचते हैं, लोगों के। डॉक्टर साहब, अगर ये दोबारा ये मामला चलता रहा तो पता नहीं फिर अगले 100 साल लग जाएंगे। अगर अमेरिका ने अगर फर्ज कीजिए अपने मिलिट्री माइट को इस्तेमाल करने की ठान ली, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर कौन ईरानी अवाम को वो सारा कुछ देगा, या किस तरह से उनकी जो है रिहैब हो सकेगी? फिर तो मुमकिन ही नहीं रहेगा। देखें निशात साहब, एक बात वी शुड बी वेरी क्लियर, रॉबर्ट पेप की पूरी किताब है और थ्योरी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक दुनिया का कोई भी मिल्क थ्रू द एयर पावर और थ्रू द नेवल पावर किसी भी मुल्क के रजीम को तब्दील नहीं कर सका। उसके लिए आपको ग्राउंड्स में उतरना पड़ता है, आपको अपनी मिलिट्री को उस मुल्क में भेजना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे अमेरिका डर रहा है, उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। एयर पावर की ऑप्शन थी, आपने इस्तेमाल करके देख ली, सैंक्शंस थी, आपने इस्तेमाल करके देख ली, नेवल ब्लॉकेड आपने लगा के देख लिया, नेवी फोर्स को भी आपने इस्तेमाल कर लिया। अब आपके पास आखिरी जो एक हरबा रह चुका है, और वो ये है जो कि बिल्कुल आपकी बात वजह है कि अमेरिका का मिलिट्री में कोई सानी नहीं है इस वक्त, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी यही अमेरिका था और नेटो के साथ था। 20 साल के बाद कैसे जाना पड़ा? इराक के अंदर भी यही अमेरिका था और नेटो। डॉक्टर साहब, अमेरिका चला गया अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के हालात देखें। अमेरिका तो फिर जो है वो आज भी सुपर पावर है। अमेरिका के लोगों के ऊपर कितना उसका इंपैक्ट आया, अफगानियों की हालत देख के आपको एहसास नहीं होता? ईरानियों की खुदा ना खास्ता वो हालत हो तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ा, मुझे बताएं। देखिए निशात साहब, देखिए बात यह है कि मैं किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर रहा हूं, मेरे मुल्क पे हमला हो रहा है। जब मेरे मुल्क पे हमला हो रहा है तो मेरी यही जीत है कि मैंने हमलावर को उसके अहदाफ को पूरा करने नहीं दिया। चोर मेरे घर में आता है चोरी की गर्ज से, मैं उसको चोरी नहीं करने देता हूं, यही मेरी सक्सेस है। मैंने चोर को घर में जाकर घुस कर चोरी नहीं करनी थी, या मैंने उसकी आवाम के ऊपर बम नहीं फेंकने थे। अमेरिका अगर दुनिया के ममालिक के ऊपर हमलावर होता है तो दुनिया के ममालिक ने ये रियलाइज करवाना है सुपर पावर को कि मिलिट्री पावर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। आप बैठो, निगोशिएशन करो, टेबल पे आओ, और टेबल के ऊपर आके अगर मेरे पास लेवरेजेस हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बेहतर जानता है हाउ टू निगोशिएट, उसने तो पूरी किताब इसके ऊपर लिखी हुई है, और वो ये बताता है कि जब आपके पास लेवरेजेस होते हैं तो आपने एमओयू के अंदर या फाइनल डील के अंदर अपनी शराइत के ऊपर एमओयू करना होता है, और ये एमओयू का बोलता हुआ सबूत है। और कल को अगर जब आप एक फाइनल डील की तरफ ही जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अल्टीमेटली ईरान जितना कुछ खो सकता था वो खो चुका है। अब उसने कोई 75 के करीब उसके लीडर्स जो हैं वो डिकैपिटेट हो चुके हैं, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इससे ज्यादा बदहाली और क्या होनी है वहां पे। अब ईरान के पास ये है कि अपने मुस्तकबल को महफूज बनाना चाहता है।
अपने मुस्तकबल को कि दोबारा से 2 साल के बाद अमेरिका या उस जैसा कोई और मुल्क या सुपर पावर उठ के इजराइल के शाह के ऊपर उसके ऊपर हमला ना कर दे, वो एक मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करे और दोबारा से उसके ऊपर कोई हमलावर आ जाए। तो जब आपने अपने आप को सॉवरन और ऑटोनोमस स्टेट बनाना होता है, देखिए सबसे पहले डिप्लोमेसी तब तक वर्क नहीं करती जब तक आप अपने मसल्स को शो नहीं करते। ये इंडिया जो है, जब तक आपने इसको कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ये इंडिया ने क्या जंग बंदी करनी थी, तो जब तक आप मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर नहीं करते हो, वही मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर अल्टीमेटली लेवरेज बनती है नेगोशिएशंस के अंदर। वरना दूसरा मुल्क जो है, इजराइल जो है, कितनी सीज फायर की है उसने हमास के साथ, कहां पे गई वो सीज फायर? अच्छा, मैं इसको जरा उल्टा लेता हूं। फर्ज कीजिए कि ये पोजीशन रिवर्स हो जाती है और अमेरिका, जिस तरह आज आप ईरान को फातेह मानते हैं, अमेरिका फातेह हो जाता है, तो फिर नेगोशिएशंस, ये जो मसल ऑफ स्ट्रेंथ है, उससे जो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहां होगी और क्या नेगोशिएशंस होगी फिर? तो यही मेरी थ्योरी वहां पे होगी, जो ताकत में होगा, जो अपनी पावर को मैनिफेस्टेशन कर देगा, ये उसका हक है कि उसकी शरायत के ऊपर निगोशिएट किया जाए। अगर अमेरिका उसमें जीत जाएगा तो उसकी शरायत के ऊपर हो जाएगा। और वर्ल्ड पावर दुनिया के अंदर रियल पॉलिटिक्स ऐसी चलती है। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। वेनेजुएला के अंदर पावर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, वेनेजुएला की मिसाल हमारे सामने है कि वहां पावर ऑफ स्ट्रेंथ वाला मामला, चूंकि अमेरिका ने जो चाहा वो कर लिया। अगर यहाँ ईरान को वो दोबारा से, अगर फर्ज कीजिए ये जो अब मामला है कि अगर वो जेर कर लेता, तो फिर तो नेगोशिएशन की बात ही रह जाएगी, फिर तो जो अमेरिका कहेगा वो मानना पड़ेगा। बट स्टिल ये इस कैच में आने से पहले क्या ये कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी कि हम इसकी तरफ बढ़ क्यों रहे हैं? अब जब जंगबंदी एक दफ़ा हो गई थी और फिर ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने का या नेगोशिएट करते हुए आपको अपने मसल्स दिखाने की क्या फ़ायदा हुआ? अब आपने दोबारा अपने आप को रिस्क पर डाल दिया है। असल में देखिए, जब हम ये इस सूरत हाल का तजिया करते हुए थोड़ी सी ईरान की पॉलिसी के बारे में क्रिटिकली थोड़ा सोचते हैं, तो ये एहसास कहीं नहीं होना चाहिए कि ईरान पर कोई बिला वजह तनकीद हो रही है, या हम कहीं इसराइल को फेवर दे रहे हैं या अमेरिका को। उनके बारे में तो, उनके किरदार के बारे में दुनिया जानती है। मसला सिर्फ ये है कि यही अमेरिका था जिसने इराक पर हमला किया था, यही अमेरिका था जिसने सद्दाम हुसैन को फांसी दी हुई है। उस वक्त ईरान की पॉलिसी क्या थी, आप मुझे बताइए ना। क्या वो सद्दाम को फेवर देने के लिए, बेशक दुश्मन था उसका, वो लड़ाई हुई थी उनकी, लेकिन उस रीजन में अमेरिका एक गैर मुल्की कुव्वत के तौर पर वहां आ गया रजीम चेंज करने के लिए। तो ये कुछ उसने कर लिया, तो इसका मतलब है कि जहां ब्रूटैलिटी ज्यादा है, ये करने नहीं दिया ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि जहां ब्रूटैलिटी ज्यादा है, जहां कुव्वत ज्यादा है, फिर कुव्वत के सामने पे सरनिगो होना है ना, फिर उस कुव्वत को मानना है। मामला अब सिर्फ ये है कि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि इस जगह पे एक तहम्मुल, तदब्बर और एक पॉलिसी की ज़रूरत है। मैं इस बात को मानता हूँ, उस पॉलिसी के साथ चलने की ज़रूरत है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त अपनी अस्करी कुव्वत का इजहार करें और अपनी अस्करियत के ज़रिए अपनी पॉलिसी को बनवाएं, अपने मुतालबात को या अपने मौक़िफ़ को बनवाएं। इस वक्त ईरान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि ईरान ने एक वो फतह, इस मानी में कि ईरान ने दुश्मन के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया, इसको फतह माना जाए। अब यहाँ पे ये है कि वो जो अस्करियत है, देखिए हमेशा मुज़ाकरात कौन करता है? मुज़ाकरात कभी फ़ौजें नहीं करती, मुज़ाकरात कभी फ़ौजी कमान नहीं करती, मुज़ाकरात के लिए हमेशा हुकूमतें आगे आती हैं। क्या जो जंगें जीती थी, वर्ल्ड वार जब हुई थी, तो उस वर्ल्ड वार में क्या जो फ़ौजी कमांडर थे वो बैठे थे, या चर्चिल बैठा था, या अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठा था, रशियन प्रेसिडेंट बैठा था? इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ जो ईरान की सियासी क़यादत है उसको मजबूत होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो भी ज़ाहिर है ईरानी हैं और हर किसी से बढ़ के जिस तरह कोई दूसरा वफादार मुल्क का है वो भी वैसे ही हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं किसी को बताएंगे कि आपके यहाँ पे ताकत की जो इजहार है, ताकत की जो अलामत है वो एक है, अगर आपकी बिखरी हुई ताकत होगी, अगर ये पता चलेगा कि जैसे आपने जंग के दौरान किया कि आपकी कमांड में उनके बारे में ये आया सामने कि उनकी डिफरेंट जगह पे कमांड थी, हर जगह पे फ्रीली वो काम कर रहे थे। अच्छा, ये उनका एक अस्करी हरबा था, वो उसमें कामयाब हुए। अभी मसला सिर्फ यही है इक़्तिदार आला का, कि वहाँ ईरान में इक़्तिदार आला किसके पास है। वो जो इक़्तिदार आला है वो सिविलियंस के पास होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अवाम में उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, अवाम के मामलात को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। देखिए, अस्करियत के साथ आज आप देखें, यूरोप इससे पहले कहाँ पे खड़ा था? यूरोप ने बड़ा डिस्टेंस एक क्रिएट किया हुआ था अमेरिका और ईरान के इस जंग के अंदर। लेकिन आज बरतानिया क्या कर रहा है? वो पासदाराने इनकलाब को कलअदम या उनको गैर कानूनी करार दे रहा है। इसी तरह जब आप गैर कानूनी तंजीमों को हम यह बात हिजबुल्लाह की करते हैं, आप हिजबुल्लाह का इंटरनेशनल कैरेक्टर क्या है या उसको किस तरह माना जाता है? हिजबुल्लाह दुनिया की नज़रों में एक दहशतगर्द तंजीम है भाई।
हमास को इसी तरह उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि इसके मुकाबले में इसराइल कहीं जायज़ है, मैं फिर ये कहता हूं कि आप जब आलमी इदारा कोई भी जब किसी तंजीम को इस तरह डिक्लेयर करता है तो फिर आप पूरी दुनिया को उसे मानना पड़ता है। लेकिन आलमी इदारों की बायसनेस मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैं आप ताकतवर हो जाए ना, हम ताकतवर हो जाए, अपना एक आलमी इदारा बना लें, हम फिर उसके जरिए अपनी चीजें मनवा सकते हैं, बातें मनवा सकते हैं। मसला फिर वही इतना ही है, अब एक टाइम है निगोसिएशन का। इस निगोसिएशन में ईरान अगर कामयाब होता है तो देखिए आपने हुर्मुज़ को इसको नहीं बनाना चाहिए। आपने हुर्मुज़ को जैसे वो पहले चल रहा था वैसे ही ईरान की बालादस्ती कायम हो चुकी इस लिहाज से कि ईरान ने अपने दुश्मन को नाकाम बनाया है, उसके मिसाइल मौजूद हैं, उसके ऊपर कोई इसराइल चढ़ाई नहीं कर सकता। इसराइल को पता है कि हमने 2 जहाज भिजवाए तो ईरान की तरफ से 100 मिसाइल आएगा, सो उसको एक जवाब मिल गया ना। इसी तरह अमेरिका भी आइंदा के लिए एक मोहतात एक रवैया रखेगा। अब अमेरिका को बहाना अगर आप देंगे कि वो इलाके में मौजूदगी रखे, अगर आप इसराइल को बहाना देंगे कि वो हमले करे और इसराइल को आप बहाना देंगे कि वो लेबनान को तबाह करता रहे, गजा को तबाह करता रहे, किसी और मुल्क पर चढ़ाई कर दे, तो इसका मतलब फिर ये है कि आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अभी पूरी आलमी बरादरी को साथ मिलाए, ईरान को चाहिए, चाइना को। अब अगर चाइना भी इसकी मुखालफत कर रहा हो कि आपने हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, चीन भी ये समझता है कि कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सपोर्ट कम हो रही है ना। अब यूरोप, नेटो, सारे, चाइना ये अगर कहते हैं कि नहीं, अब अगर सिर्फ रशिया, मिसाल के तौर पे रशिया एक बदला लेना चाहता है यूक्रेन का, तो अगर रशिया चाइना ईरान को उस तरह सपोर्ट करता रहता है कि अमेरिका यहां फंसा रहे, तो अमेरिका के प्रॉक्सी बन गई। अमेरिका के फंसे रहने से क्या होगा? अमेरिका के फंसे रहने से ईरान का नुकसान अलग होगा, पूरी दुनिया की मईशत का नुकसान होगा, इन तमाम खलीजी ममालिक का नुकसान होगा। अब खलीजी ममालिक को आप कितना रगड़ा लगाते हैं कि आपने अमेरिकी बेसिस बनाए। भाई अमेरिकी बेसिस वो छोटी छोटी इतनी रियासतें बनी, वो वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बनने वाले ममालिक हैं। इन मुल्कों को कोई अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी जहां से वो खतरा महसूस करते थे। आपको पता है कि ईरान ने एक पॉलिसी वजह की और ऐलान किया कि उसने तो यूएई के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया कि ये मुल्क कहां से बन गया। उसने उसके जजीरों के बारे में कहा कि ये जजीरे मेरे हैं। जी ठीक है, ये चीजें सारी इलाकाई तनाज़ात हैं, लेकिन इससे निकलना सियासी तरीके से निकलना है। ये जो बात फारूकी साहब ने की ये बड़ी अहम है कि इस तमाम मामलात को आपस में मिल बैठकर तय करके इनका सियासी हल ढूंढना जरूरी है। अस्करी जो क़यादत है वो मसाइल का हल उस तरह से नहीं निकाल सकती। उनका काम दिफा करना था, उन्होंने दिफा करके दिखा दिया। अब जो बची खुची ताकत है उसको बचा लेना ही अक्लमंदी है, ताकि ये मामला सेटल हो तो फिर आप लबनान की बात कर सकें। और असल जो इसका कोर इशू है कि ये जब इकट्ठे मुज्तमे होकर मुस्लिम ममालिक अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर लें तो फिर फ़लस्तीन के मामले में बात की जा सके। और यकीनन जो आलमी इदारे हैं, ताकतें हैं जो बाइस्ड हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए पहले आपको उनके लेवल पे आना होगा। अगर आप उनके मुकाबले पे नहीं आ सकते तो फिर उनकी बात मानना पड़ेगी। अपने आप को जो समझने की और ईरान को और बाकी मुस्लिम ममालिक को समझने की ज़रूरत है कि जो जिसे कह लीजिए कि इत्तफाक जो है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इत्तेहाद इत्तफाक होगा तो आप उनके साथ फाइट कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।